आज हम फर्स्ट ईयर के अंतर्गत देखते हैं मानक भाषा। मानक भाषा को पढ़ने से पहले आपके सिलेबस में जो है मानक भाषा का अर्थ, फिर स्वरूप, विशेषताएं, मानक, उपमानक और अमानक भाषा, है ना। ये आपके सिलेबस में है कंप्यूटर के बाद। तो मानक भाषा का अर्थ, स्वरूप, विशेषताएं, मानक, उपमानक और अमानक भाषा, इन सबको पढ़ना है। इन सबको जानने से पहले, है ना, मानक भाषा क्या होता है और किसके अंतर्गत, है ना, कौन सी भाषा के अंतर्गत मानक भाषा आता है, इसको जानना जरूरी है। तो मानक भाषा पढ़ने से पहले मैं आपको हिंदी भाषा और उसके विविध जो रूप हैं उनके बारे में बता रहा हूँ, है ना। तो मानक भाषा कहाँ से स्टार्ट होता है, मानक भाषा और मानक भाषा क्या है। तो हिंदी भाषा और उसके विविध रूप के अंतर्गत ही ढेर सारे भाषा आते हैं, बोली आते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो हिंदी भाषा और उसके विविध रूप के अंतर्गत है ना बोली, है ना। भाषा के विविध रूप या हिंदी भाषा के विविध रूप के अंतर्गत बोली है, फिर विभाषा या उपभाषा, फिर राजभाषा, राष्ट्रभाषा और आदर्श या परिनिश्चित भाषा, संचार भाषा और साहित्यिक भाषा। ठीक है, तो देखते हैं कि बोली क्या है हिंदी भाषा के विविध रूप के अंतर्गत। तो बोली को जान लेते हैं पहले। ठीक है, तो बोली भाषा के अंतर्गत कई बोलियां होती है। बोली किसी भाषा के ऐसे सीमित क्षेत्रीय रूप को कहते हैं जो ध्वनि रूप, वाक्य गठन, अर्थ, शब्द समूह, मुहावरे आदि क्षेत्रीय रूप से भिन्न होता है। ठीक है, बोली एक सीमित क्षेत्र की निवासियों की स्वभावतः घरेलू बोलचाल की भाषा होती है, जिसका प्रचलन मात्र मौखिक रूप से होता है, परंतु लेखन और साहित्यिक प्रयोग से इसका कोई संबंध नहीं होता। ठीक है, फिर आते हैं विभाषा, है ना। मानक भाषा को समझने के लिए हिंदी भाषा के विविध जो रूप हैं उनको जानना आवश्यक है। तो पहला बोली आता है, फिर विभाषा, विभाषा या उपभाषा। तो एक प्रांत या उपप्रांत की बोलचाल तथा साहित्यिक रचना की भाषा को विभाषा, है ना, साहित्यिक रचना की भाषा ही विभाषा कहलाती है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार। तो एक प्रांत या उपप्रांत की बोलचाल तथा साहित्यिक रचना, अब विभाषा में क्या हुआ है, साहित्य की रचना होने लगती है। ठीक है, बोली में साहित्य का प्रयोग नहीं होता। तो विभाषा या उपभाषा में एक प्रांत या उपप्रांत की बोलचाल तथा साहित्यिक रचना की भाषा ही विभाषा कहलाती है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार। ठीक है, तो बोली का कुछ अधिक विकसित रूप जिसमें साहित्य आदि की रचना की जाती है विभाषा कहलाता है, जैसे, है ना, ब्रज और अवधी, भोजपुरी, मैथिली, बंगला, उड़िया, गुजराती, पंजाबी, तमिल आदि, ये सब क्या है, उपभाषा हैं। विभाषा का रूप बोली की अपेक्षा अधिक परिष्कृत एवं व्याकरण सम्मत होता है। इसी को प्रांतीय भाषा या उपभाषा भी कहते हैं। किसको, विभाषा को। उसके बाद आते हैं राजभाषा। राजभाषा जो भाषा किसी राज्य के सरकारी कार्यों में सर्वाधिक प्रयुक्त होती है उसे राजभाषा कहते हैं, है ना। ये जानना उतना वो नहीं है, समझ लो। फिर राष्ट्रभाषा, है ना। राष्ट्रभाषा के बारे में हम देखते हैं कि किसी राष्ट्र के भिन्न भिन्न भाषा भाषियों के पारस्परिक विचार विनिमय का साधन बनती हुई पूरे राष्ट्र को भावात्मक एकता के सूत्र में बांधती है, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। ठीक है, पहला बोली, दूसरा विभाषा या उपभाषा जिसे हम प्रांतीय भाषा कहते हैं, फिर राजभाषा, फिर राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा में क्या होता है कि किसी राष्ट्र के भिन्न भिन्न भाषा भाषियों के पारस्परिक विचार विनिमय का साधन बनती हुई पूरे राष्ट्र को भावात्मक एकता के सूत्र में बांधती है, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है आदर्श या परिनिष्ठित भाषा। ठीक है, इसको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि हम मानक भाषा पढ़ने वाले हैं। तो आदर्श या परिनिष्ठित भाषा, इसमें एक भाषा क्षेत्र की कोई एक बोली को आदर्श मान लिया जाए। ठीक है, तो एक भाषा क्षेत्र की कोई एक बोली को आदर्श मान लिया जाए और पूरे क्षेत्र से संबंधित पूरे कार्यों के लिए
इसका प्रयोग हो उसे स्त्री भाषा, आदर्श भाषा, परिनिष्ठित भाषा या टकसाली भाषा भी कहते हैं। यह व्याकरण सम्मत होता है। कौन व्याकरण सम्मत होता है? यह आदर्श या परिनिष्ठित भाषा व्याकरण सम्मत होता है, इसलिए इसे मानक भाषा भी कहते हैं। साहित्यिक रचनाएं इसी भाषा में होती है। शासन शिक्षा में इसी का ही प्रयोग होता है। तो आदर्श या परिनिष्ठित भाषा के अंतर्गत एक भाषा क्षेत्र की कोई एक बोली को आदर्श मान लिया जाए और पूरे क्षेत्र से संबंधित पूरे कार्यों के लिए उसका प्रयोग हो, उसे स्तरीय भाषा, आदर्श भाषा, परिनिष्ठित भाषा या टकसाली भाषा भी कहते हैं। यह व्याकरण सम्मत होता है, इसलिए इसे मानक भाषा भी कहते हैं। साहित्यिक रचनाएं इसी भाषा में होती है। शासन शिक्षा में इसी का ही प्रयोग होता है। ठीक, अब छठवां देख लो, संचार भाषा। तो संचार का सामान्य अर्थ होता है संदेश को फैलाना अथवा प्रसारण करना। संचार भाषा का तात्पर्य संचार के लिए प्रयुक्त भाषा से है। ठीक, फिर आते हैं साहित्यिक भाषा, सातवां है ना। जिस भाषा का प्रयोग साहित्यिक रचना के लिए होता है उसे साहित्यिक भाषा कहा जाता है। यह बोलचाल की भाषा से सर्वथा भिन्न होता है तथा आदर्श भाषा के निकट होता है। कवि और लेखक अपनी अपनी भावनाओं एवं विचारों की अभिव्यक्ति इसी साहित्यिक भाषा से करते हैं। यह सदैव परिवर्तनशील रहता है। ठीक है, तो आदर्श से परिचित भाषा समझ में आ गया है। जब आदर्श से परिचित भाषा समझ में आ गया है ना, तो मानक भाषा समझने में देर नहीं लगेगी। तो आपके सिलेबस में जो है मानक भाषा का अर्थ, फिर स्वरूप है ना, मानक भाषा का स्वरूप, मानक भाषा की विशेषताएं, फिर मानक हिंदी, उपमानक हिंदी या और अमानक भाषा। तो देखते हैं इसमें क्या है मानक भाषा का अर्थ। ठीक है, तो मानक भाषा स्टैंडर्ड लैंग्वेज किसी भाषा की वह भाषा प्रयुक्ति या भाषिका होती है जो किसी समुदाय, राज्य या राष्ट्र में संपर्क भाषा का दर्जा रखे और लोक संवाद में प्रयोग हो। ठीक है, तो मानक भाषा या स्टैंडर्ड लैंग्वेज किसी भाषा की वह भाषा प्रयुक्ति या भाषिका होती है जो किसी समुदाय, राज्य या राष्ट्र में संपर्क भाषा का दर्जा रखे और लोक संवाद में प्रयोग हो, है ना, लोगों के बोलचाल में प्रयोग हो, जैसे अरबी, फारसी, अंग्रेजी और जर्मन आदि। भाषाएं बहुकेंद्रीय है, अर्थात इनके एक से अधिक मानक रूप हैं, है ना, एक से अधिक मानक रूप हैं। इसके विपरीत रूसी, इतावली और जापानी जैसे कई भाषाएं एक केंद्रीय हैं। ठीक है, फिर मानक भाषा को कई लोग अनेक नामों से पुकारते हैं। इसे कुछ लोग परिनिष्ठित भाषा कहते हैं और कई लोग इसे साधु भाषा भी कहते हैं। इसे नागर भाषा भी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, तो देख लो। तो मानक भाषा को कई लोग अनेक नामों से पुकारते हैं। इसे कुछ लोग परिनिष्ठित भाषा कहते हैं और कुछ लोग इसे साधु भाषा कहते हैं। इसे नागर भाषा भी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, तो मानक का अर्थ होता है एक निश्चित पैमाने के अनुसार गठित मानक भाषा का अर्थ होगा। ठीक है, मानक भाषा का अर्थ होता है एक निश्चित पैमाने के अनुसार गठित मानक भाषा का अर्थ होगा ऐसी भाषा जो एक निश्चित पैमाने के अनुसार लिखी या बोली जाती है ना। एक निश्चित पैमाना होता है, उसके अनुसार लिखी या बोली जाती है। तथापि मानक भाषा व्याकरण सम्मत होता है, अर्थात मानक भाषा व्याकरण के अनुसार ही लिखी और बोली जाती है। तो ठीक है, मानक भाषा का अर्थ, तो मानक भाषा का अर्थ होता है एक निश्चित पैमाने के अनुसार गठित मानक भाषा का अर्थ होगा ऐसी भाषा जो एक निश्चित पैमाने के अनुसार लिखी या बोली जाती है। तथापि मानक भाषा व्याकरण सम्मत होता है, अर्थात मानक भाषा व्याकरण के अनुसार ही लिखी और बोली जाती है। आगे देखते हैं, मानक भाषा का पैमाना उसका व्याकरण है। जब हम किसी अपरिचित व्यक्ति से मिलते हैं तो उससे मानक भाषा में ही बातचीत करते हैं। जब हम कक्षा में किसी प्रश्न का उत्तर देते हैं तो हम मानक भाषा का ही प्रयोग करते हैं।
ठीक है, तो मानक भाषा समझ में आया। ठीक, अब देखते हैं एक सार्थक परिभाषा। तो इसमें हम देखते हैं, है ना, तो मानक भाषा किसी भाषा के उस रूप को कहते हैं। ठीक है, मानक भाषा किसी भाषा की, कोई भी भाषा हो सकता है। ठीक है, तो मानक भाषा किसी भाषा के उस रूप को कहते हैं जो उस भाषा के पूरे क्षेत्र में शुद्ध माना जाता है तथा जिसे उस प्रदेश का शिक्षित और शिष्ट समाज अपनी भाषा का आदर्श रूप मानता है और प्रायः सभी औपचारिक स्थितियों में, लेखन में, प्रशासन और शिक्षा के माध्यम के रूप में यथासाध्य उसी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? उसी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर एक कोटेशन है कि मानक भाषा किसी भाषा के उस रूप को कहते हैं जो उस भाषा के पूरे क्षेत्र में शुद्ध माना जाता है तथा जिसे उस प्रदेश का शिक्षित और शिष्ट समाज अपनी भाषा का आदर्श रूप मानता है और प्रायः सभी औपचारिक स्थितियों में, लेखन में, प्रशासन और शिक्षा के माध्यम के रूप में यथासाध्य उसी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट, है ना, पत्र व्यवहार में मानक भाषा का प्रयोग। ठीक है, हम पत्र व्यवहार में मानक भाषा का ही प्रयोग करते हैं, जैसे आवेदन पत्र, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र आदि। ठीक है, तो पत्र व्यवहार में मानक भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं? तो हम पत्र व्यवहार में मानक भाषा का ही प्रयोग करते हैं, जैसे आवेदन पत्र, आवेदन लिखते हैं। औपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र के अंतर्गत 3 पत्र आ जाते हैं, है ना, शासकीय पत्र, अर्ध सरकारी पत्र और व्यावसायिक पत्र। फिर अनौपचारिक पत्र, अनौपचारिक के अंतर्गत सामाजिक और निजी पत्र आते हैं, है ना। सामाजिक पत्र के अंतर्गत बधाई पत्र, मित्र को पत्र, माता को पत्र, पिता को पत्र। फिर निजी पत्र, निजी पत्र में स्वयं के पत्र और परिवार से रिलेटेड रहता है। ठीक है, तो पत्र व्यवहार में मानक भाषा का प्रयोग, हम पत्र व्यवहार में मानक भाषा का ही प्रयोग करते हैं, जैसे आवेदन पत्र, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र आदि। ठीक, फिर आते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन में मानक भाषा का प्रयोग। तो आकाशवाणी और दूरदर्शन के समाचार मानक भाषा में ही संपन्न होते हैं, अर्थात मानक भाषा का ही प्रयोग उसमें होता है। किसमें? आकाशवाणी और दूरदर्शन में। ठीक है, फिर बृहत्तर सांस्कृतिक रूप, मानक भाषा का हमारे बृहत्तर समाज को सांस्कृतिक स्तर पर आपस में जोड़ती है ना। मानक भाषा के बारे में पढ़ रहे हैं तो बृहत्तर सांस्कृतिक रूप, किसका बृहत्तर सांस्कृतिक रूप? मानक भाषा का। तो मानक भाषा का हमारे बृहत्तर समाज को सांस्कृतिक स्तर पर आपस में जोड़ती है और हम उसी के माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचते हैं। ठीक है, फिर आते हैं सर्वमान्य भाषा, है ना। मानक भाषा क्या है? सर्वमान्य होती है। तो किस प्रकार सर्वमान्य होती है? देखते हैं कि मानक भाषा हमारी बात दूसरों तक ठीक उसी रूप में पहुंचाती है जो हमारा आशय होता है, अतः मानक भाषा सर्वमान्य भाषा होती है। ठीक है, तो सर्वमान्य भाषा, तो मानक भाषा हमारी बात दूसरों तक ठीक उसी रूप में पहुंचाती है, उसी रूप में पहुंचाती है ना, जैसा हम चाहते हैं, जो हमारा आशय होता है, अतः मानक भाषा सर्वमान्य भाषा होती है। ठीक है, यहाँ पर मैं हिंदी में जैसा लिखा हूँ वैसा ही कोई दूसरा पढ़े तो मेरा आशय वही है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार मानक भाषा जो है हमारी बात को दूसरों तक ठीक उसी रूप में पहुँचाती है जो हमारा आशय होता है, अतः मानक भाषा सर्वमान्य भाषा होती है। फिर नेक्स्ट आते हैं व्याकरण सम्मत भाषा। ये मानक भाषा जो है वास्तव में व्याकरण सम्मत भाषा कैसे होता है? तो मानक भाषा व्याकरण सम्मत होती है, अर्थात व्याकरण के नियमों में बंधी होती है। ठीक है, तो मानक भाषा व्याकरण सम्मत होती है, अर्थात मानक भाषा व्याकरण के नियमों में बंध कर चलता है, अलग से नहीं चलता, है ना, नियम के अनुसार ही चलता है और इसमें निश्चित अर्थ संप्रेषित करने की क्षमता होती है। गठन और संप्रेषण की एकरूपता इसका सबसे बड़ा लक्षण है। ठीक है, तो व्याकरण सम्मत भाषा, मानक भाषा व्याकरण सम्मत होती है, अर्थात मानक भाषा व्याकरण के नियमों में बंध कर चलता है और उसमें निश्चित अर्थ संप्रेषित करने की क्षमता होती है। ठीक है, निश्चित अर्थ, है ना, निश्चित अर्थ
संप्रेषित करने की क्षमता होती है। गठन और संप्रेषण की एकरूपता इसका सबसे बड़ा लक्षण है। नेक्स्ट देखते हैं कि सांस्कृतिक मूल्यों का प्रतीक, मानक भाषा जो है सांस्कृतिक मूल्यों का प्रतीक कैसे बनता है। तो सांस्कृतिक मूल्यों का प्रतीक में ही मानक भाषा को या मानक भाषा की शब्दावली, उसका व्याकरण और इसके उच्चारण का स्वरूप निश्चित और स्थिर हो जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को देखना, यहाँ पर देख रहे थे सांस्कृतिक मूल्यों का प्रतीक। तो मानक भाषा जो है सांस्कृतिक मूल्यों का प्रतीक किस प्रकार बन जाता है। तो मानक भाषा की शब्दावली है ना, मानक भाषा की जो शब्दावली है उसका व्याकरण और इसके उच्चारण का स्वरूप निश्चित और स्थिर हो जाता है। किसका? उस मानक भाषा का। तो मानक भाषा की शब्दावली, उसका व्याकरण और इसके उच्चारण का स्वरूप निश्चित और स्थिर हो जाता है ना। निश्चित और स्थिर हो जाता है मतलब मैं आम लिखूंगा, है ना, आम ऐसा करके, तो हर कोई पढ़ेगा तो आम ही पढ़ेगा, इमली पढ़ेगा क्या इसको? नहीं, है ना। तो इसका जो है उच्चारण का स्वरूप निश्चित और स्थिर हो जाता है ना, यथावत बना रहता है। और इसका प्रचार तथा प्रसार, है ना, इसका प्रचार प्रसार तथा विस्तार पूरे भाषा क्षेत्र में हो जाता है। इस प्रकार मानक भाषा धीरे धीरे सांस्कृतिक मूल्य का प्रतीक बन जाता है। ठीक है, अब आते हैं मानक भाषा के लक्षण या विशेषताएं। जो पूर्व में पढ़ चुके हैं वही इनकी लक्षण या विशेषताएं बनेगा। ठीक है, देखते हैं। पहला नंबर है मानक भाषा व्याकरण सम्मत भाषा होती है। ठीक है, जो पढ़ चुके हैं यही इनकी लक्षण या विशेषता है। मानक भाषा सर्वमान्य भाषा होती है। फिर तीसरा, मानक भाषा में एक रूप या बहुरूप हो सकता है। ठीक है, तो मानक भाषा में एक रूप या बहुरूप हो सकता है, इसका अर्थ है ना, पहले ही पढ़ चुके हैं कि मानक भाषा में, जो मानक भाषा है स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, परिनिष्ठित भाषा है ना, शुद्ध है, व्याकरण सम्मत जो भाषा है, तो मानक भाषा में एक रूप, है ना, उसका एक ही रूप या बहुरूप हो सकते हैं, है ना, बहुत से रूप हो सकते हैं। मैं आगे पढ़ूंगा कि हिंदी के बहुत से ऐसे रूप हैं जिसको, है ना, जिसको हम अगर कोई अहिंदी भाषी व्यक्ति अगर सीखना चाहे तो कौन से हिंदी सीखेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट के थ्रू मैं बता रहा हूँ कि कैसा होता है। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर देखिए, है ना, आपके बुक में जो है, तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी भाषा के 5 उपभाषा वर्ग हैं, है ना। अगर कोई हिंदी सीखना चाहता है तो वह पश्चिमी हिंदी सीखेगा, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और फिर राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। क्योंकि भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी भाषा की, है ना, हिंदी भाषा के 5 उपभाषा वर्ग हैं। पश्चिमी हिंदी, इसके अंतर्गत कौरवी, बांगरू या हरियाणवी, फिर ब्रज, कन्नौजी एवं बुंदेली आदि बोलियां आती हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। फिर पूर्वी हिंदी में हम देखते हैं तो इसके अंतर्गत अवधी, छत्तीसगढ़ी तथा बघेली बोलियां आती हैं। फिर तीसरा बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी के अंतर्गत, इसके अंतर्गत जो है भोजपुरी, मैथिली तथा मगधी, है ना, आदि बोलियां आती हैं। ये हिंदी के उपभाषा हैं, है ना, जो 5 उपभाषा हैं उनमें। अब देखते हैं चौथा राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी, इसके अंतर्गत मारवाड़ी, जयपुरी, अड़ोती, मेवाड़ी और मालवी आदि बोलियां आती है। फिर पांचवा पहाड़ी हिंदी, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से गढ़वाली या कुमाऊनी, है ना, कुमाऊनी बोलियां आती है। ठीक है, ये होता है भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी भाषा के 5 उपभाषा वर्ग। तो मैं यहीं पर ये समझाना चाहता हूँ कि मानक भाषा में एक रूप या बहुरूप हो सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं चौथा, मानक भाषा प्रशासनिक व शैक्षिक क्षेत्रों के कार्यों को संपादित करने में सक्षम होती है। ठीक है, देखते हैं। देखिए, ठीक है, तो मानक भाषा में एक रूप या बहुरूप हो सकते हैं। जो मानक भाषा है उसके एक रूप या उनके बहुत से रूप हो सकते हैं। ठीक है, जैसे हिंदी में 5 उनके उपभाषा वर्ग हैं, बहुत से रूप हैं, उनके अंतर्गत ढेर सारी बोलियां भी है। अब आता है मानक भाषा प्रशासनिक व शैक्षिक क्षेत्रों के कार्यों को संपादित करने में सक्षम होती है। ठीक है, मानक भाषा। फिर मानक भाषा के संप्रेषण में
भ्रांति नहीं रहती। भ्रांति मतलब अलग अलग नहीं होता है ना। तो मानक भाषा के संप्रेषण में, है ना, विचार संप्रेषण में, संदेश के आदान प्रदान में भ्रांति नहीं रहती, दो मत नहीं रहता। फिर मानक भाषा नवीन आवश्यकताओं के अनुरूप निरंतर विकसित होती रहती है। 7वां नंबर है मानक भाषा नए शब्दों के ग्रहण और निर्माण में समर्थ होती है। ठीक है, तो मानक भाषा नए शब्दों के ग्रहण और निर्माण में समर्थ होती है। फिर 8वां नंबर है मानक भाषा में व्यक्तिगत प्रयोगों, क्षेत्रीय विशेषता तथा शैलीगत भिन्नता के बावजूद इसका ढांचा सुदृढ़ एवं स्थिर रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर मानक हिंदी भाषा की उपयोगिता व महत्व। ठीक है, इम्पोर्टेंट हेडिंग है। तो मानक हिंदी भाषा का उपयोगिता या महत्व, यहाँ हम देखते हैं कि भारत एक बहुभाषी देश है जहाँ कई भाषाएं बोली जाती है ना, और एक भाषा के कई उपभाषाएं भी प्रचलन में हैं। ठीक इसी प्रकार हिंदी के भी अनेक रूप प्रचलन में हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो मानक हिंदी भाषा की उपयोगिता या महत्व के बारे में हम देखते हैं। तो भारत एक बहुभाषी देश है जहाँ कई भाषाएं बोली जाती है और एक भाषा के कई उपभाषाएं भी प्रचलन में हैं। ठीक इसी प्रकार हिंदी के भी अनेक रूप प्रचलन में हैं, जैसे भोजपुरी हिंदी, बघेली हिंदी, अवधी हिंदी, निमाड़ी हिंदी, मालवी हिंदी आदि। ऐसे में यदि कोई अहिंदी भाषी व्यक्ति हिंदी सीखना चाहे तो उसके उसके समक्ष यह समस्या आती है कि वह कौन सी हिंदी सीखे, है ना, समझ रहे हो ना। तो ऐसे में यदि कोई अहिंदी भाषी व्यक्ति हिंदी सीखना चाहे तो उसके समक्ष यह समस्या आती है कि वह कौन सी हिंदी सीखे। ठीक है, फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हिंदी को मानक भाषा बनाने हेतु काफ़ी प्रयास किया गया और आज हिंदी का यही रूप प्रचलन में है ना। जो हमारे समक्ष प्रचलन में है वह इस प्रकार से है। किस प्रकार से है? तो पहला पॉइंट राजकाज की भाषा, ये जो मानक भाषा है ना जिसका उपयोगिता और महत्व है, तो हमारा पहला पॉइंट है राजकाज की भाषा। तो राजकाज के रूप में मानक भाषा बेहद कारगर सिद्ध होती है। विभिन्न कार्यालयों, स्कूलों, महाविद्यालयों में यह भाषा संप्रेषण की दृष्टि से काफ़ी सुविधाजनक होती है। तो राजकाज की भाषा के अंतर्गत हम ये डील कर सकते हैं कि राजकाज के रूप में मानक भाषा बेहद कारगर सिद्ध होती है। विभिन्न कार्यालयों, स्कूलों, महाविद्यालयों में यह भाषा संप्रेषण की दृष्टि से काफ़ी सुविधाजनक होती है। ठीक है, राइटिंग पर ध्यान मत देना, मेरी आवाज़ पर ध्यान देना। ठीक है, आवाज़ स्पष्ट है कि नहीं ये ज़्यादा मायने रखता है। तो पहला पॉइंट राजकाज की भाषा। फिर दूसरा पॉइंट हम देखते हैं ज्ञान विज्ञान की भाषा। ज्ञान विज्ञान की भाषा के अंतर्गत तो धर्म, दर्शन और विज्ञान आदि के क्षेत्र में मानक भाषा का प्रयोग भाषा की उपयोगिता को बढ़ाता है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट है ज्ञान विज्ञान की भाषा, है ना। ज्ञान विज्ञान की भाषा के अंतर्गत धर्म, दर्शन और विज्ञान आदि के क्षेत्र में मानक भाषा का प्रयोग भाषा की उपयोगिता को बढ़ाता है। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में मनोरंजन के क्षेत्र में। ठीक है, तो मानक भाषा का जो महत्व उपयोगिता है वो मनोरंजन के क्षेत्र में किस प्रकार है। जैसे आकाशवाणी, दूरदर्शन, सिनेमा, चलचित्र, समाचार पत्र व पत्रिकाओं में इसी भाषा का प्रयोग किया जाता है। किसी भाषा का प्रयोग? मानक भाषा का प्रयोग। तो मनोरंजन के क्षेत्र में मानक भाषा की उपयोगिता एवं महत्व आकाशवाणी, दूरदर्शन, सिनेमा, चलचित्र, समाचार पत्र व पत्रिकाओं में, है ना, मानक भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, साहित्य व संस्कृति की भाषा, है ना। तो साहित्य लेखन तथा विभिन्न औपचारिक अवसरों पर इसी भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, साहित्य व संस्कृति की भाषा। तो साहित्य लेखन तथा विभिन्न औपचारिक, है ना, औपचारिक अवसरों पर, औपचारिक मतलब औपचारिक पत्र, है ना। औपचारिक मतलब एक आवेदन पत्र होता है, शासकीय पत्र होता है, व्यावसायिक पत्र होता है। ठीक है, तो साहित्यिक लेखन तथा विभिन्न औपचारिक अवसरों पर इसी भाषा का प्रयोग
किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षा के क्षेत्र में उपयोगिता। भाई मानक भाषा जो है किस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में उपयोगी है, क्या उनका महत्व है। तो हम देखते हैं विभिन्न विद्यालयों महाविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में अध्यापन, परियोजना कार्य तथा शोध और अनुसंधान हेतु इसी भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक, फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अनुवाद की भाषा के रूप में। अनुवाद के भाषा के रूप में मानक भाषा की क्या उपयोगिता है। तो अच्छे साहित्य के अनुवाद हेतु हिंदी मानक भाषा का प्रयोग किया जाता है, जिससे अधिक से भाषा के उत्कृष्ट साहित्य को जन जन तक पहुंचाया जा सके। यहाँ देखिए अनुवाद की भाषा के रूप में, भाई अनुवाद की भाषा के रूप में मानक भाषा का क्या महत्व है, क्या उपयोगिता हो सकती है। तो अच्छे साहित्य के अनुवाद हेतु, जो अच्छा साहित्य है उसके अनुवाद हेतु हिंदी मानक भाषा का प्रयोग किया जाता है, जिससे अधिक से भाषा के उत्कृष्ट साहित्य को, है ना, अच्छे से साहित्य को, है ना, जन जन तक पहुंचाया जा सके, लोगों तक पहुंचाया जा सके। ठीक है, आगे देखते हैं 7वां पॉइंट, कानून, चिकित्सा व तकनीकी क्षेत्र में। भाई कानून, चिकित्सा और तकनीकी के क्षेत्र में मानक भाषा का उपयोगिता और महत्व क्या है। तो प्रत्येक क्षेत्र की अपनी शब्दावली होती है। तो यहाँ पर हमारा हेडिंग क्या है, पॉइंट क्या है कि कानून, चिकित्सा व तकनीकी क्षेत्र में। तो प्रत्येक क्षेत्र की अपनी शब्दावली होती है, जैसे विज्ञान, कानून, तकनीकी आदि। इन शब्दावलियों के मानक रूप तैयार किए जाते हैं, जिससे इस भाषा को बोधगम्य बनाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 8वां पॉइंट, सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक। सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रतीक में मानक होने के कारण सभी इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 9, एकता का सूत्र, है ना। एकता के सूत्र में जो है मानक भाषा किस प्रकार बांधता है। तो राजकाज, शिक्षा, संपर्क की एक मानक भाषा होने से ये लोगों को एक सूत्र में बांधती है। कौन, मानक भाषा। ठीक है, तो यही इनका महत्व है मानक भाषा की, एकता का सूत्र। तो राजकाज, शिक्षा, संपर्क की एक मानक भाषा होने से ये लोगों को एक सूत्र में बांधती है। फिर 10वां पॉइंट, शिष्ट समाज की भाषा। भाई शिष्ट समाज की भाषा के रूप में मानक भाषा का क्या महत्व है या क्या उपयोगिता है। तो शिष्ट समाज की भाषा, इस पॉइंट के अंतर्गत क्षेत्र से बाहर प्रयुक्त होने वाली भाषा में मानक भाषा का अपना महत्व है ना। क्षेत्र से बाहर प्रयुक्त होने वाली भाषा में मानक भाषा का अपना महत्व है। इसके माध्यम से पूरे जन समुदाय से संपर्क स्थापित हो सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं कि हिंदी का मानक स्वरूप, है ना, आपके टॉपिक में है हिंदी का स्वरूप या मानक स्वरूप। तो हिंदी का मानक स्वरूप में हम देखते हैं कि हिंदी की आधुनिक मानक शैली का विकास, हिंदी भाषा की एक बोली जिसका नाम खड़ी बोली है ना। खड़ी बोली में मैं लिखा हूँ, है ना, खड़ी बोली हिंदी। तो हिंदी की आधुनिक मानक शैली का विकास हिंदी भाषा की एक बोली जिसका नाम खड़ी बोली है के आधार पर हुआ, है ना। किसको देख रहे हैं हम, हमारा टॉपिक क्या था, हिंदी का मानक स्वरूप, है ना। जो मानक भाषा का स्वरूप है वो किस प्रकार हमारे अस्तित्व में है ना, हमारे समक्ष है। तो हिंदी की आधुनिक मानक शैली का विकास हिंदी भाषा की एक बोली जिसका नाम खड़ी बोली है के आधार पर हुआ। हिंदी बोली, ब्रज, अवधी, निवाड़ी आदि क्षेत्रों के लोग परस्पर व्यवहार में अपनी इन्हीं क्षेत्रीय बोलियों का प्रयोग करते हैं, है ना। अपनी अपनी जगह में अपनी अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि, है ना, हिंदी बोली, ब्रज, अवधी, निमाड़ी आदि क्षेत्रों के लोग परस्पर व्यवहार में अपनी इन्हीं क्षेत्रीय बोलियों का उपयोग करते हैं, मगर औपचारिक अवसरों पर मानक हिंदी का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे मैथिली शरणगुप्त चिरगांव के थे, पर वे घर में बुंदेली बोलते थे। ठीक है, उदाहरण समझ में आ रहा है कि देखिए, है ना, जैसे मैथिली शरणगुप्त चिरगांव के थे, है ना, उनका चिरगांव जो है गांव है, तो मैथिली शरणगुप्त चिरगांव के थे, पर वे घर में बुंदेली बोलते थे।
ठीक उसी प्रकार हजारी प्रसाद द्विवेदी भोजपुर के थे, पर वे घर में भोजपुरी बोलते थे। ठीक है, किंतु ये सभी व्यक्ति जब साहित्य लिखते थे तो मानक भाषा का व्यवहार करते थे। अतः हम कह सकते हैं कि मानक भाषा अपनी भाषा का एक विशिष्ट स्तर है। ठीक है, तो ये होता है हिंदी का मानक स्वरूप। ठीक, फिर नेक्स्ट देखते हैं मानक भाषा के अंतर्गत मानक भाषा के तत्व, है ना। ऐसा कौन सा तत्व है मानक भाषा में? तो ऐतिहासिकता। ऐतिहासिकता के अंतर्गत ये है कि मानक भाषा का गौरवपूर्ण इतिहास तथा विपुल साहित्य होना चाहिए, है ना। मानक भाषा के तत्व, ऐसे कौन से तत्व हैं मानक भाषा के? तो पहला तत्व है ऐतिहासिकता। इसके अंतर्गत मानक भाषा का गौरवपूर्ण इतिहास तथा विपुल साहित्य होना चाहिए। दूसरा है मानकीकरण। भाषा का कोई सुनिश्चित और सुनिर्धारित रूप होना चाहिए। ठीक है, भाषा का कोई सुनिश्चित और सुनिर्धारित रूप होना चाहिए। ठीक है, फिर देखते हैं तीसरा है जीवंतता। भाषा साहित्य के साथ साथ विज्ञान, दर्शन आदि क्षेत्रों में प्रयुक्त की गई हो तथा नवाचार में पूर्ण रूप से सक्षम हो। यह है जीवंतता, जीवंत बनाया रहना चाहिए ना, जीवंत बना रहना चाहिए क्या? मानक भाषा। तो भाषा साहित्य के साथ साथ विज्ञान, दर्शन आदि क्षेत्रों में प्रयुक्त की गई हो तथा नवाचार में पूर्ण रूप से सक्षम हो। ठीक है, मतलब आज की लिखी हुई हिंदी को अगर 10 साल बाद भी पढ़ा जाए, अगर 50 साल भी पढ़ा जाए तो वैसा ही पढ़ेगा जैसा लिखा है। ठीक है, फिर आते हैं स्वायत्तता। स्वायत्तता का अर्थ है कि भाषा किसी अन्य भाषा पर आश्रित न होकर अपनी स्वतंत्र लिपि, शब्दावली व व्याकरण रखती है। ठीक है, तो स्वायत्तता भाषा किसी अन्य भाषा पर आश्रित न होकर अपनी स्वतंत्र लिपि, शब्दावली व व्याकरण को परखती है। ठीक है, आगे देखते हैं निष्कर्ष। ठीक है, अब आते हैं मानक भाषा के निष्कर्ष में। तो निष्कर्ष इस प्रकार स्पष्ट है कि मानक भाषा में किसी प्रकार की त्रुटि या दोष नहीं रहता, वह परिनिष्ठित, साधु एवं संभ्रांत होती है। ठीक है, इस दृष्टि से आज हिंदी भी एक मानक भाषा है, अर्थात जहाँ जहाँ हिंदी पढ़ी या लिखी जाती है या पढ़े लिखे लोग उसका व्यवहार करना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वह व्याकरण सम्मत हो और उसका व्याकरण वही जो सर्वमान्य है ना, वही हो जो सर्वमान्य है। ठीक है, तो मानक भाषा को एक बार और देख लेते हैं कि मानक भाषा क्या है, किस प्रकार यहाँ लिखा गया है एक सरसरी तौर पर। तो सबसे पहले है ना, मानक भाषा होता क्या है? तो मानक भाषा का अर्थ, मानक भाषा या स्टैंडर्ड लैंग्वेज किसी भाषा की वह भाषा प्रयुक्ति या भाषिका होती है जो किसी समुदाय, राज्य या राष्ट्र में संपर्क भाषा का दर्जा रखे और लोक संवाद में प्रयोग हो, जैसे अरबी, फारसी, अंग्रेजी और जर्मन आदि। भाषाएं बहुकेंद्रीय हैं, अर्थात उनके एक से अधिक मानक रूप हैं। इसके विपरीत रूसी, इतावली और जापानी जैसे कई भाषाएं एक केंद्रीय हैं, है ना। मानक भाषा को कई लोग अनेक नामों से पुकारते हैं। इसे कुछ लोग परिनिष्ठित भाषा कहते हैं और कई लोग इसे साधु भाषा, इसे नागर भाषा भी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहते हैं। ठीक, फिर मानक भाषा का अर्थ। तो मानक भाषा का अर्थ एक निश्चित पैमाने के अनुसार मानक भाषा का अर्थ होगा एक ऐसी भाषा जो एक निश्चित पैमाने के अनुसार लिखी या बोली जाती है। तथापि मानक भाषा व्याकरण सम्मत होता है, अर्थात मानक भाषा व्याकरण के अनुसार ही लिखी और बोली जाती है। ठीक है, फिर मानक भाषा का पैमाना उसका व्याकरण है। ठीक है, जब हम किसी अपरिचित व्यक्ति से मिलते हैं तो उससे मानक भाषा में ही बातचीत करते हैं। जब हम कक्षा में किसी प्रश्न का उत्तर देते हैं तो हम मानक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब आते हैं परिभाषा। परिभाषा के अंतर्गत
है ना। मानक भाषा किसी भाषा के उस रूप को कहते हैं जो उस भाषा के पूरे क्षेत्र में शुद्ध माना जाता है तथा जिसे उस प्रदेश का शिक्षित और शिष्ट समाज अपनी भाषा का आदर्श रूप मानता है और प्रायः सभी औपचारिक स्थितियों में, लेखन में, प्रशासन और शिक्षा के माध्यम के रूप में यथासाध्य उसी का प्रयोग करते हैं। ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं कि पत्र व्यवहार में मानक भाषा का प्रयोग। ठीक है, पत्र व्यवहार में मानक भाषा का ही प्रयोग करते हैं, जैसे आवेदन पत्र, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र आदि। फिर आकाशवाणी और दूरदर्शन में, तो आकाशवाणी और दूरदर्शन के समाचार मानक भाषा में ही संपन्न होते हैं। फिर बृहत्तर सांस्कृतिक रूप, मानक भाषा का हमारे बृहत्तर समाज को सांस्कृतिक स्तर पर आपस में जोड़ती है और हम उसी के माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचते हैं। ठीक है। फिर देखते हैं सर्वमान्य भाषा, है ना। मानक भाषा हमारी बात दूसरों तक ठीक उसी रूप में पहुंचाती है जो हमारा आशय होता है, अतः मानक भाषा सर्वमान्य भाषा होती है। ठीक है, जो पढ़ रहे हैं वही इनकी क्या बनेंगी, फिर लक्षण बनेगा। फिर व्याकरण सम्मत भाषा, मानक भाषा व्याकरण सम्मत होती है, अर्थात मानक भाषा व्याकरण के नियमों में बंध कर चलता है और इसमें निश्चित अर्थ संप्रेषित करने की क्षमता होती है। गठन और संप्रेषण की एकरूपता इसका प्रमुख या सबसे बड़ा लक्षण है। ठीक है, एक बार और देख लो आप लोग। देखते हैं नेक्स्ट, सांस्कृतिक मूल्यों का प्रतीक। भाई मानक भाषा जो है सांस्कृतिक मूल्यों का प्रतीक कैसे बन जाता है, तो मानक भाषा की शब्दावली, उसका व्याकरण और उसके उच्चारण का स्वरूप निश्चित और स्थिर हो जाता है और इसका प्रचार प्रसार तथा विस्तार पूरे भाषा क्षेत्र में हो जाता है। इस प्रकार मानक भाषा धीरे धीरे सांस्कृतिक मूल्य का प्रतीक बन जाता है। ठीक है, फिर आते हैं मानक भाषा के लक्षण या विशेषताएं। तो मानक भाषा व्याकरण सम्मत भाषा होती है, मानक भाषा सर्वमान्य भाषा होती है। फिर तीसरा, मानक भाषा में एक रूप या बहुरूप हो सकते हैं। चौथा, मानक भाषा प्रशासनिक व शैक्षिक क्षेत्र के कार्यों को संपादित करने में सक्षम होती है। पांचवा, मानक भाषा के संप्रेषण में भ्रांति नहीं रहती है। छठवां, मानक भाषा नवीन आवश्यकताओं के अनुरूप निरंतर विकसित होती रहती है। फिर सातवां है, मानक भाषा नए शब्दों के ग्रहण और निर्माण में समर्थ होती है। आठवां है, मानक भाषा में व्यक्तिगत प्रयोगों, क्षेत्रीय विशेषता तथा शैलीगत भिन्नता के बावजूद इसका ढांचा सुदृढ़ और स्थिर रहता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं, है ना, मानक भाषा मानक हिंदी भाषा का उपयोगिता या महत्व। तो इस पर हम देखते हैं कि भारत एक बहुभाषी देश है जहाँ कई भाषाएं बोली जाती है और एक भाषा की कई उपभाषाएं भी प्रचलन में हैं। ठीक इसी प्रकार हिंदी के भी अनेक रूप प्रचलन में हैं, जैसे भोजपुरी हिंदी, बघेली हिंदी, अवधी हिंदी, निमाड़ी हिंदी और मालवी हिंदी आदि। ऐसे में यदि कोई अहिंदी भाषी व्यक्ति हिंदी सीखना चाहे तो उसके समक्ष यह समस्या आती है कि वह कौन सी हिंदी सीखे। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हिंदी को मानक भाषा बनाने हेतु काफ़ी प्रयास किया गया और आज हिंदी का यही रूप प्रचलन में है ना। यही रूप मतलब यह रूप जो पॉइंट वाइज मैं बता रहा हूँ। राजकाज की भाषा, इस रूप में मानक हिंदी की उपयोगिता है या महत्व है। तो राजकाज के रूप में मानक भाषा बेहद कारगर सिद्ध होती है। विभिन्न कार्यालयों, स्कूलों, है ना, विद्यालयों या महाविद्यालयों में यह भाषा संप्रेषण की दृष्टि से काफ़ी सुविधाजनक होती है। फिर दूसरा पॉइंट, ज्ञान विज्ञान की भाषा, है ना। इसके अंतर्गत धर्म, दर्शन और विज्ञान आदि के क्षेत्र में मानक भाषा का प्रयोग भाषा की उपयोगिता को बढ़ाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मनोरंजन के क्षेत्र में। मनोरंजन के क्षेत्र में तो आकाशवाणी, दूरदर्शन, सिनेमा, चलचित्र, समाचार पत्र व पत्रिकाओं में इसी भाषा का प्रयोग किया जाता है, अर्थात मानक भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। फिर साहित्य व संस्कृति की भाषा, साहित्य लेखन तथा विभिन्न औपचारिक अवसरों पर इसी भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर पांचवा पॉइंट, शिक्षा के क्षेत्र में उपयोगिता। विभिन्न विद्यालयों, महाविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में अध्यापन, परियोजना कार्य तथा शोध और अनुसंधान हेतु इस भाषा का प्रयोग किया जाता है।
फिर छठवां पॉइंट, अनुवाद की भाषा के रूप में। तो अच्छे साहित्य के अनुवाद हेतु हिंदी मानक भाषा का प्रयोग किया जाता है, जिससे अधिक से भाषा के उत्कृष्ट साहित्य को जन जन तक पहुंचाया जा सके। फिर सातवां पॉइंट है, कानून, चिकित्सा व तकनीकी क्षेत्र में। तो प्रत्येक क्षेत्र की अपनी शब्दावली होती है, जैसे विज्ञान, कानून, तकनीकी आदि। इन शब्दावलियों के मानक रूप तैयार किए जाते हैं, जिससे इस भाषा को बोधगम्य बनाया जा सके। फिर आठवां पॉइंट में सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक है ना, मानक होने के कारण सभी इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एकता का सूत्र, है ना। एकता का सूत्र, राजकाज, शिक्षा, संपर्क की एक मानक भाषा होने से ये लोगों को एक सूत्र में बांधती है। फिर 10वां पॉइंट, शिष्ट समाज की भाषा। तो क्षेत्र से बाहर प्रयुक्त होने वाली भाषा में मानक भाषा का अपना महत्व है। इसके माध्यम से पूरे जन समुदाय से संपर्क स्थापित हो सकता है। फिर देखते हैं हिंदी का मानक स्वरूप। तो हिंदी की आधुनिक मानक शैली का विकास हिंदी भाषा की एक बोली जिसका नाम खड़ी बोली है के आधार पर हुआ। हिंदी बोली ब्रज, अवधी, निमाड़ी आदि क्षेत्रों के लोग परस्पर व्यवहार में अपनी इन्हीं क्षेत्रीय बोलियों का उपयोग करते हैं, मगर औपचारिक अवसरों पर मानक हिंदी का ही उपयोग करते हैं। जैसे मैथिली शरणगुप्त चिरगांव के थे, पर वे घर में बुंदेली बोलते थे। उसी प्रकार हजारी प्रसाद द्विवेदी भोजपुर के थे, पर वे घर में भोजपुरी बोलते थे। किंतु ये सभी व्यक्ति जब साहित्य लिखते थे तो मानक भाषा का व्यवहार करते थे। अतः हम कह सकते हैं कि मानक भाषा अपनी भाषा का एक विशिष्ट स्तर है। नेक्स्ट है मानक भाषा के तत्व, है ना। ऐतिहासिकता पहला पॉइंट, इसके अंतर्गत मानक भाषा का गौरवपूर्ण इतिहास तथा विपुल साहित्य होना चाहिए। ठीक है। दूसरा है मानकीकरण, भाषा का कोई सुनिश्चित और सुनिर्धारित रूप होना चाहिए। फिर जीवंतता, भाषा साहित्य के साथ साथ विज्ञान, दर्शन आदि क्षेत्र में प्रयुक्त की गई हो तथा नवाचार में पूर्ण रूप से सक्षम हो। ठीक है, यह है मानक भाषा के तत्व। फिर चौथा है स्वायत्तता, भाषा किसी अन्य भाषा पर आश्रित न होकर अपनी स्वतंत्र लिपि, शब्दावली व व्याकरण परखती है। ठीक। फिर आ जाते हैं निष्कर्ष में। तो निष्कर्ष में इस प्रकार स्पष्ट है कि मानक भाषा में किसी प्रकार की त्रुटि या दोष नहीं रहता, वह परिनिष्ठित, साधु एवं संभ्रांत होती है। इस दृष्टि से आज हिंदी भी एक मानक भाषा है, अर्थात जहाँ जहाँ हिंदी पढ़ी या लिखी जाती है या पढ़े लिखे लोग इसका व्यवहार करना चाहते हैं, तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वह व्याकरण सम्मत हो और इसका व्याकरण वही जो सर्वमान्य है। ठीक, ये हो गया आप लोगों का मानक भाषा कंप्लीट। ठीक है, देखते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।